हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट 3 मिनी टेस्ट जो चल रहा था पॉलिटी का। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कमेटी। ओके, फाइनेंशियल कमेटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। और ये पीएससी किसके ये में है, तो 1921 में आया था, ठीक। एंड दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, एस्टिमेट कमिटी लैक द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ द कैग। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और फर्स्ट एस्टिमेट कमिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कब आया था? 1950 में, ओके। और इसको रिकमेंड किसने किया था? तो जॉन मथाई ने किया था, जो कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ओके। एंड तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियरी इन इंडिया। जुडिशियरी इन इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, द कोर्ट ऑफ मुंसिफ डिस्क्राइब बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मुंसिफ डिसाइड करता है सिर्फ सिविल केसेस, ना कि क्रिमिनल केसेस, ओके। और क्रिमिनल केसेस कौन करता है? तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है, ओके। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राइज टू क्रिमिनल केसेस, ओके। और इम्प्रिजन इसका कितने ईयर्स का होता है? अप टू 3 ईयर्स, सॉरी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द जुरिस्डिक्शन जज पोजेसेस ओरिजिनल एंड अपीलेंट जुरिस्डिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें ओनली 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग कौन सा सही है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 239AA। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि Delhi was established, Delhi and its legislature was established by the enacting Delhi High Court Act 1966 में, 66 के अकॉर्डिंग, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, ठीक है। बट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो सॉरी इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी पूछा है ना, रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 239AA। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दिल्ली इस्टेब्लिश किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन ये में ऐड करके, ठीक है, ना कि हाई कोर्ट। दिल्ली का हाई कोर्ट कब किया गया था? तो 1966 में, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट इसका, establishing a high court for a union territory would require a constitutional amendment। तो ये भी गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, इसमें पार्लियामेंट बाय लॉ होगा, ओके। तो इसका स्टेटमेंट आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन, नाइदर 1 नाइदर 2, क्योंकि दोनों गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Consider the following statements. Currently, there are 25 high court in India। ये statement correct है। दूसरा है, President determine the strength of the high court from time to time। ये भी statement सही है। And next है, a high court judge hold office until the attend 65 year। नहीं, ये 65 नहीं होगा, 62 होगा, ओके। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली
करेक्ट, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और हाई कोर्ट के जज के लिए क्या 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 क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और हेल्ड जुडिशियरी ऑफिस 10 ईयर का, एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट वो भी 10 ईयर का होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट में with the consent of government of state entrust to those offices in a state function in relation to any matter to which the executive power of the union extend। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट सही है। और ये कौन से अंडर आर्टिकल आता है? तो 258 क्लॉज 1 में। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नर ऑफ स्टेट with the consent of government of India can entrust the union government with function in relation to matters under which of the executive power of that state extend। तो ये भी ऑप्शन सही है, जो कि 258 ए के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 आर करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा? एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसका वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, पहला ऑप्शन, ठीक है, जो कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये क्या सही है? नहीं, ये सिर्फ लोकसभा में नहीं, दोनों हाउस में हो सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो ये ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दी क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये किसके अंदर आता है? तो ये कॉमन है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट के लिए, अंडर आर्टिकल 312। ओके, और इसमें राज्यसभा भी बना सकते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर के बारे में पूछा, ठीक है। तो पहला इसका हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, व्हेन द लोकसभा पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अमंग्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ईच मिनिस्टर नीड टू रिजाइन सेपरेटली। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो सेपरेटली रिजाइन नहीं करते हैं, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैबिनेट मिनिस्टर का। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे रेजिग्नेशन दे दिए तो इट मीन्स सबका हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। दूसरा है, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी means that if the minister disagree with a cabinet decision and is not prepared to defend it, he must resign। correct, option 2 is correct। next statement देखते हैं। there is no provision in the constitution for the system of legal responsibility of a minister। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। In which among the following cases does the Prime Minister advise the President? पहला स्टेटमेंट है, प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये भी स्टेटमेंट सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। और इसमें कौन कौन सा में एडवाइस देते हैं? तो पहला और है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी इलेक्ट करने में। दूसरा है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ एन aim to break down the border barrier between the state, the Constitution of India under Article 301 declares that trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free but with few exceptions। तो इसका क्या हो जाएगा? With reference to above paragraph consider the following statement। स्टेटमेंट है पहला, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट
इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या ये ऑप्शन सही है? जी हाँ। और ये किस में आता है? तो 302 में आता है आर्टिकल। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर स्टेट इन केस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट सही है और ये किसके अंदर आता है? तो आर्टिकल 303 के अंदर आता है। ओके, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री privileges available to the member। parliamentary privilege available to the members। तो इसका पहला स्टेटमेंट है दे कैन नॉट बी अरेस्ट ड्यूरिंग दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो नहीं, ओनली होता है सिविल ऑफेंसेस में कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बट क्रिमिनल में किया जा सकता है। और विद इन 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द एंड ऑफ सेशन भी नहीं किया जा सकता है इन्हें अरेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ ब्रीचिंग द प्रिविलेजेस। तो ये सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा था। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द स्टेट टू बोरो ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्स। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग लोन मेड टू द स्टेट बाय द सेंटर। ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। पहला, नेक्स्ट है द रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज ऑन all the matters of the state list and concurrent list except the 3 matters state list that the public order, police and land। correct option। okay, दूसरा है chief minister and other minister are appointed by the lieutenant governor। लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर द ओपिनियन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर विल प्रिवेल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉर इज टू रिफर द मैटर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन। वो अंडर आर्टिकल 293 नहीं है, 239 में मैंशनड है। ओके, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज द करेक्ट, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट चेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन सा कमेटी है जो कि लोकसभा के द्वारा चेयर नहीं किया जाता है? तो वो है बिजनेस कमेटी। तो किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन, यही है जो कि नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशन ये चेयर किया जाता है डिप्यूटी स्पीकर के द्वारा, ना कि स्पीकर के द्वारा। ओके, और बाकी जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, तीनों चेयर किया जाता है स्पीकर के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, a person who is not a member of either house of the parliament cannot be appointed as a prime minister। नहीं, ये किया can be appointed okay as a prime minister, but within 6 month उन्हें अपनी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन लड़के जीत के आना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें फिर अपना प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा ही सी कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एनी ग्राउंड। उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता, करेक्ट, अगर मेजोरिटी है तो। इफ़ बट अगर वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, लूजेज द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, ही मस्ट बी रिजाइन और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। या तो उसे फिर उन्हें फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर प्रेसिडेंट उन्हें निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे, ठीक है, अगर उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला स्टेटमेंट है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू ऑल द मिनिस्टर्स। नहीं, ये स्पीकर नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होगा, लोकसभा होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेदर वन नेदर टू इज द करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, अ पर्सन शुड प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, पहले नहीं करना पड़ता है, उसके जब इलेक्शन हो जाता है उस टाइम अगर मेजोरिटी में नहीं रहे तो या तो कोलिशन गवर्नमेंट कब बनेगा या कुछ भी, और अगर हाँ, तो ये ऑप्शन गलत, ये स्टेटमेंट गलत है पहला। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जी हाँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं रहता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो पावर में रहेंगे, अदरवाइज फिर उन्हें डिसमिस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन फेडरलिज्म। ओके, इंडियन फेडरलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडियन फेडरलिज्म हैज़ कॉल्ड एसिमेट्रिक ड्यू टू द अनइवन पावर शेयर between all the state on one side and the center on the other। नहीं, ये all the state और सेंटर एक साइड नहीं रहता है। एसिमेट्री का मतलब होता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेडेड किया गया डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, नॉट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये डिफरेंस स्टेट के बिटवीन है, लाइक किसी को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को या फिर हिली स्टेट को, तो वो हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया गलत पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, फेडरलिज्म वॉज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द SR बोमाई केस 1994। तो ये SR बोमाई केस 1994 नहीं था, केशवानंद भारती केस 1973 था। ओके, KBC से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेदर वन नेदर टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, द पावर टू मेक लॉज विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज ओनली विथ द पार्लियामेंट एंड नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है, द प्रिसाइडिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है। द एम्पावरिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है, लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सही नहीं है, क्योंकि लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर ओनली पार्लियामेंट करता है तो वो है डिफेंस या फिर फॉरेन अफेयर या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। बट अगर स्टेट करेगा या फिर बोथ होगा तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बोथ भी करता है, और बोथ में क्या क्या हो जाएगा, तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, मैक्सिमम मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज एंड सिक्योरिटी ऑफ द एसेंशियल्स, ये सब आ जाएगा बोथ में। ये पार्लियामेंट प्लस
स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो ये अकेले पार्लियामेंट नहीं करता है, और पार्लियामेंट हाँ डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में सिंगल रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया। इंटीग्रेटेड, ठीक है, तो पहला है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये कौन सा आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल अंडर 50 किसमें? तो डीपीएसपी में। ठीक है, और ये डीपीएसपी कितना से कितना आर्टिकल तक आता है ये हमें आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हेयर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमीशन वॉज फॉर्म्ड टू एग्जामिन thoroughly द वेरियस इशूज इन सेंटर स्टेट रिलेशन। It recommended the establishment of an interstate council under Article 263 of the Constitution of India for the first time. तो इसका कमिटी कमीशन रिफर टू द एबव पैराग्राफ कौन से आता है? तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, क्योंकि पुच्ची कमीशन तो 2007 में आया था, और ये कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशन काउंसिल आया था 1919 में। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर रिव्यू कमेटी है जो कि आया था 1989 में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। और सरकारिया कमीशन भी स्टेट रिलेशन से भी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से ही है, बट ये बाद में आया था। और जो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसको चेयर किसने किया था? तो मोरारजी देसाई जी ने। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। सो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट आर इक्विवेलेंट इन नेचर? ओथ, रिमूवल, अकाउंटेबिलिटी टू द स्टेट। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर। अ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंट्रोड्यूस्ड ओनली विथ हिज प्रायर परमिशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट है ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नहीं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं होता है, कॉन्टीजेंसी फंड होता है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट, ओनली 1। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन सा कैबिनेट कमिटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर नहीं किया जाता है? तो पॉलिटिकल किया जाता है, इकोनॉमिक भी किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी ये भी किया जाता है, बट पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर नहीं किया जाता है, वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें नॉट चेयर्ड पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैबिनेट कमेटी, इसमें भी कैबिनेट कमेटी है और करेंटली चेयर कौन कर रहा है वो पूछा है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर कौन चेयर कर रहा था? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर करेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई सा भी करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करेक्टली मैच पूछा था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस इवेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो पहला है क्रिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? 1991 में। ओके,
दूसरा है दिल्ली क्लासिफाइड अंडर पीसी स्टेट विच वर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, ये कब हुआ था 1950 में। ओके और तीसरा है क्लासिफाइड अंडर तीसरा है क्रिएशन ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली इन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब हुआ था 1956 में। और चौथा है क्रिएशन ऑफ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, ये हुआ था 1966 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पहले आ जाएगा 2 जो कि 1950 में हुआ था, दूसरे में आ जाएगा 3 जो कि 1956 में हुआ था, एंड फिर 3 में आ जाएगा 4th मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जो कि 66 में हुआ था, और पहला वाला 1 में जो कि 1991 में हुआ। सीक्वेंस पूछा था 2 3 4 1 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तो कौन सा बिल लैप्स होगा और कौन सा नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा में अगर पेंडिंग रह गया है तो ये बिल लैप्स कर जाएगा। ठीक है, बट अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड इन द लोकसभा, तो ये लैप्स नहीं करेगा। ऑल पेंडिंग एश्योरेंस दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये भी लैप्स नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज द करेक्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।